नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। भारत में कोरोना वायरस का प्रकोप थम नहीं रहा है। संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम होती दिख रही है, लेकिन इसी समय पर एक और महामारी ने दस्तक दे दी है। कोरोना के मरीजों पर जानलेवा ब्लैक फंगस ने हमला बोल दिया है। राजस्थान, दिल्ली, यूपी समेत कई राज्यों में काली महामारी कहर बरपा रही है। महामारी के इस काले साए ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी हैं। आलम यह है कि राजस्थान, हरियाणा, तेलंगाना और तमिलनाडु समेत कई राज्य ब्लैक फंगस को महामारी घोषित कर चुके हैं। आज हम इसी महामारी की बात करेंगे, साथ ही देश के 2 दिग्गज डॉक्टरों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस काले कहर की काट क्या है। कोरोना के बाद अब दूसरी महामारी की काली छाया तेजी से पूरे देश को अपने चंगुल में ले रही है। कोरोना की ही तरह महाराष्ट्र ब्लैक फंगस से अभी सबसे ज्यादा प्रभावित है, लेकिन पूरे देश में हालात खराब हों इससे पहले ही सरकार सतर्क हो गई है। पीएम से लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री तक इसे लेकर चिंता जता चुके हैं। तो राजस्थान सरकार ने ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए कई जरूरी कदम उठाए हैं। कोरोना के बाद अब ब्लैक फंगस का अटैक। विशेष रूप से आजकल ब्लैक फंगस के बारे में बहुत चर्चा है और इसके केसेस भी जो है देश में स्थान स्थान पर आ रहे हैं। सरकार के माध्यम से, उसके संदर्भ में एक्सपर्ट्स के माध्यम से सभी संबंधित जानकारियां दी जा रही हैं। देश भर में ब्लैक फंगस पर अलर्ट। हमारी इस लड़ाई में अभी इन दिनों ब्लैक फंगस की एक और नई चुनौती भी सामने आई है। इससे निपटने के लिए जरूरी सावधानी और व्यवस्था पर ध्यान देना जरूरी है। कोरोना का खतरा खत्म हुआ नहीं कि ब्लैक फंगस ने देश को डराना शुरू कर दिया। मजबूरन केंद्र ने सभी राज्यों को इसे महामारी घोषित करने के निर्देश दिए हैं। भारत सरकार की तरफ से भी ये आग्रह किया गया है कि स्टेट्स इसको नोटिफाइबल डिजीजेस के रूप में जो है इसकी जानकारी दें और इसको सुनिश्चित करें कि हर एक केस जो इस संदर्भ में देश में आ रहा है वो हमारे नोटिस में आ जाए। हालांकि राजस्थान के साथ ही हरियाणा, यूपी, तमिलनाडु, पंजाब, गुजरात और तेलंगाना ने इसे पहले ही महामारी के रूप में अधिसूचित कर दिया है। देश में अब तक 7,000 से ज्यादा ब्लैक फंगस के मरीज मिले हैं, जबकि 200 से कुछ ज्यादा लोगों की अब तक मौत भी हो चुकी है। ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र पर पड़ा है। महाराष्ट्र में ब्लैक फंगस के 1500 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और 90 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। वहीं गुजरात में भी 1100 से ज्यादा इसके मरीज मिले हैं और 60 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। राजस्थान में ब्लैक फंगस के 700 से भी ज्यादा मरीज हैं। मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली में भी मरीजों की संख्या 500 से ज्यादा है। राजस्थान में ब्लैक फंगस को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना में शामिल किया गया है। ब्लैक फंगस के इलाज की दरें भी राजस्थान सरकार ने निर्धारित कर दी हैं। राजस्थान में अब ब्लैक फंगस का प्राइवेट अस्पतालों में मुफ्त इलाज होगा। यानी कोरोना संकट से जूझ रहे देश ने नए खतरे से लड़ने के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। हालांकि इस बीमारी में काम आने वाले इंजेक्शन की कमी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। राजस्थान में जयपुर के बाद कोटा में ब्लैक फंगस का सबसे ज्यादा असर दिख रहा है। कोटा मेडिकल कॉलेज में ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अलग से वार्ड बनाकर इसका इलाज शुरू कर दिया है, लेकिन ब्लैक फंगस के बढ़ते खौफ के बाद डॉक्टर भी इसकी रफ्तार को लेकर चिंतित हैं। प्रदेश भर के साथ कोटा में भी ब्लैक फंगस के रोगियों की तादाद में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कोटा के एमबीएस हॉस्पिटल में
बाकायदा वार्ड भी स्थापित कर दिया गया है। ब्लैक फंगस की कोरोना मरीजों में इतनी दहशत हो गई है कि पॉजिटिव से नेगेटिव हो रहे लोग अपनी आंखों को चेक करवाने के लिए लगातार आ रहे हैं, जिनमें कोई लक्षण नहीं है। कमजोर लोग होते हैं जो लगातार किसी ऐसी बीमारी से होते हैं जो कि बॉडी के डिफेंस को बहुत कमजोर कर देती है, जिनको स्टेरॉइड्स चल रहे होते हैं, जिनको डायबिटीज होती है, उनको होती है और नाक से शुरू होकर के आंख को अफेक्ट करते हुए ब्रेन तक चली जाती है। लेकिन अभी जो चौंकाने वाली बात है, पहली तो यह है कि एक लोगों के अंदर एक ऐसा डर बन गया है कि जिस किसी को भी, जैसे कि ये जो अभी मैं जिनको देख रहा था लेडी को, तो उनको सितंबर में कोरोना हुआ था, लेकिन उनको भी इस बात का इतना खौफ है कि वो आज ये 7 या 8 महीने के बाद में ब्लैक फंगस के बारे में अपने डाउट क्लियर करने के लिए आए। मरीज डरे हुए हैं तो डॉक्टर भी ब्लैक फंगस के बढ़ते केस को लेकर असमंजस के हालत में हैं। खास बात यह है कि वेंटिलेटर पर जाने वाले मरीजों में ये संख्या ज्यादा दिख रही है। तो क्या इसके पीछे कुछ खास वजह तो नहीं? डॉक्टर्स के बीच में चल रहा है और एक बात सबको लग रही है कि हर एक केस को क्यों, जिसको भी वेंटिलेशन की जरूरत पड़ी उसे फंगस क्यों हो रहा है, और इसको लेकर के एक सोच ये बन रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो ऑक्सीजन इस्तेमाल हो रही है, जो कि नॉर्मली मेडिकल के बजाय इस बार कोरोना के समय इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का यूज हुआ है, और जिसमें स्टरलाइजेशन के इतने एहतियात नहीं रखे जाते हैं जितना कि मेडिकल ऑक्सीजन के लिए रखे जाते हैं, तो कहीं वो वजह तो नहीं है। सामान्य तौर पर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होना और पहले से किसी बीमारी से ग्रसित होने के साथ कोरोना की चपेट में आने से ब्लैक फंगस इन्फेक्शन के मामले सामने आ रहे हैं। इसके कई कारण हैं, इम्यूनिटी लो होना, स्टेरॉइड पे होना, लिम्फोपीनिया होना, ल्यूकोपीनिया होना, तो ये सब मिला करके ये लोग ससेप्टेबल होते हैं इस संक्रमण के। और इसमें जो मेन खतरा है वो नज़र जाने का और डिसफिगरमेंट का होता है, इसलिए इसमें जल्द ही डॉक्टर को दिखाने की और मैनेजमेंट प्लान करने की ज़रूरत है। हालांकि कोटा मेडिकल कॉलेज ने बाकायदा चिकित्सकों की एक टीम गठित कर MBS अस्पताल में वार्ड भी संचालित कर दिया है और रोगियों का इलाज भी किया जा रहा है। साथ ही ऑपरेशन के लिए भी विशेषज्ञों की टीम तैनात कर दी गई है। कोटा में फिलहाल 40 से 50 ब्लैक फंगस के रोगी सामने आए हैं, जिसमें निजी अस्पतालों के रोगी भी शामिल हैं। शाकिर अली, न्यूज़ 18 नेटवर्क, कोटा। जयपुर, जोधपुर, कोटा के साथ ही पूरे प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीज सामने आ रहे हैं। देखिए कुछ तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आप अपने स्क्रीन पर 2 तस्वीरें देख रहे हैं, पहली पाली की और दूसरी सरहदी जिले बाड़मेर की। दोनों ही जगह पिछले 10 दिनों में ब्लैक फंगस के सिम्टम वाले मरीज सामने आए हैं। पाली, पिछले 10 दिनों में इस जिले में 4 ब्लैक फंगस के मरीज आए, जिनका उपचार कर उनके जबड़े निकाले जा चुके हैं। बाड़मेर में एक साथ 4 लोगों को ब्लैक फंगस से संक्रमित होने से चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा है। बाड़मेर जिला मुख्यालय के निजी अस्पताल अपोलो ENT में 4 लोगों में इसके लक्षण नजर आए थे। कोरोना के मरीजों में ब्लैक फंगस के केस मिलने से मामला और गंभीर हो रहा है, क्योंकि कोरोना के कारण मरीजों की इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर हो चुकी होती है। ऐसे में ब्लैक फंगस का उन पर अटैक और आसान हो जाता है। और आइए आपको बताते हैं कि ब्लैक फंगस बीमारी कितनी खतरनाक है और इससे कैसे बचाव हो सकता है। प्रमुख कारण जो है वो एक तो कोरोना महामारी की वजह से लोगों की जो प्रतिकारक क्षमता है वो बहुत कम हो रही है। उसके साथ अपन जैसे ट्रीटमेंट के लिए मरीज ICU में भर्ती होता है या कोरोना वार्ड में भर्ती होता है, तो एक तो रेमडेसिविर इंजेक्शन या फिर टैलिजुमैब इंजेक्शन या फिर स्टीरॉयड इंजेक्शन, उसकी वजह से मरीजों की इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है। उसकी वजह से क्या होता है, ये सुपर एडेड इन्फेक्शन है। जो फंगल इन्फेक्शन जो होता है, जनरली मरीज की प्रतिकार क्षमता जब कम होती है तो ये जो नाक के आसपास जो साइनस होते हैं, साइनस के अंदर वो फंगस बढ़ती है और वो फंगस साइनस के अंदर से उसका स्प्रेड जो है वो आंखों की तरफ होता है, फिर आंखों में उसके परिणाम दिखने लगते हैं और उसके बाद वो धीरे धीरे ब्रेन की तरफ बढ़ती है। ठीक है, तो इसमें अपने को सबसे बड़ी सावधानता ये रखनी है, एक तो अपन जब मरीज का ट्रीटमेंट कर रहे हैं कोरोना वाले मरीज की, उसकी प्रतिकार क्षमता अच्छी रखने के लिए उसका खाने पीने का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर उसकी कोई दवाइयाँ चल रही है तो उसकी वजह से उसके शुगर के ऊपर कितना इफेक्ट आ रहा है वो भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। शुगर हमेशा उसकी कंट्रोल रहनी चाहिए। शुगर अगर ज़्यादा मतलब 300 350 के ऊपर अगर शुगर 10-15 दिन तक रहेगा और मरीज अगर ICU में एडमिट है तो उसका इन्फेक्शन होने का डर बहुत ज़्यादा हो रहा है।
ठीक है। तीसरी चीज़ ये है कि जो ऑक्सीजन के अपन वो जो ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ जो ऑक्सीजन का जो वाल्व होता है उसमें से जो पानी की बोतल में पानी को चेंज करना, डिस्टिल वाटर यूज़ करना, साफ पानी यूज़ करना, मरीज जहाँ पे रह रहा है उसके पलंग के आसपास, बेड के आसपास सारी साफ सफाई रखना, ठीक है। मास्क भी अभी हम लोग भी जांच कर रहे हैं कि ज़्यादातर ये अभी जो कोरोना के साथ क्यों बढ़ रहे हैं, तो मास्क भी अपने को साफ सुथरे यूज़ करने हैं, जितना हो सके उतना मरीज को अपना ओरल हाइजीन, फिर नाक का हाइजीन, इसका ध्यान रखना है। नॉर्मली ये जो म्यूकोरमाइकोसिस का जो फंगस है वो अपने नोज में रहता है, लेकिन जिन पेशेंटों की इम्यूनिटी बहुत वीक होती है ये ब्लड वेसल्स के थ्रू नोज, साइनस और ऑर्बिट से होता हुआ अपने ब्रेन में एक्सटेंशन कर जाता है। मेरा ये मानना है कि इस बीमारी से बचाव के लिए सबसे जो मोस्ट कॉमन है कि जिन पेशेंटों को कोविड हुआ है और जिनको पहले से डायबिटिक था और या डायबिटिक अभी शुगर लेवल सबसे पहले अपना चेक करना चाहिए, और अगर कैसा भी सिम्टम्स हो हल्का सा उसको अपने जो भी नज़दीकी डॉक्टर है ENT या ऑप्थल उनसे जाकर नेजल एंडोस्कोपी कराना चाहिए। इसका जो प्राइमरी डायग्नोस्टिक जो टूल है वो नेजल एंडोस्कोपी, नेजल एंडोस्कोपी से ये पता चल जाता है और कोई तरीका इसको पता करने का नहीं है। ब्लैक फंगस के बढ़ते मामलों को देखते हुए डॉक्टर और विशेषज्ञ इससे बचने की सलाह दे रहे हैं, साथ ही इलाज पर भी काम कर रहे हैं। आज हमारे साथ देश के 2 दिग्गज डॉक्टर हैं, एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया और मेदांता अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रैहन, जो आपको बताएंगे इस काली महामारी से कैसे बचा जाए और अगर ये बीमारी हो जाए तो उसका इलाज क्या है। There's been a lot of concern in our country about the new emergence of the so-called black fungus. Although it's a misnomer, doesn't belong to the black fungus family, but definitely there is an increasing trend in fungal infection being seen in the last few weeks in patients with COVID-19. और ये बहुत states में देखा जा रहा है. Some states have reported more than 500 cases. The issue is, what is all of this about? What can we do to prevent it? How should we suspect it? And what are the treatment strategies? The first thing to remember is that black fungus, which is basically an infection by a fungus called mucormycosis, is a rare fungus, a rare infection in humans. It's a fungus which is found in soil. It is found at times in the environment also, but it is not very infectious. It does not cause infections in healthy people. Before COVID, we would occasionally see fungus with this mucormycosis in patients who had poor control of diabetes, who had underlying transplant and were on drugs post-transplant, or cancer patients who were getting chemotherapy. But with COVID-19, the number has increased dramatically. This has been seen to some extent in the first wave also, but much more now. And it was also reported to some extent during the SARS outbreak also. So what is the reason why we are seeing more fungal infection? The first is that COVID-19 itself predisposes to these fungal infections, because if you were to remember, what we used to see was that if you look at the blood reports of patients with COVID-19, the lymphocyte counts in the CBC comes down. And this causes a decrease in their immunity, which predisposes them to fungal infections like mucormycosis. Also, diabetes is a risk factor. And we know that India is the diabetic capital of the world. We have a large number of people who have diabetes. Many of them have diabetes where the control is very poor. So uncontrolled diabetes with COVID-19 can also predispose to development of mucormycosis. The third factor to keep in mind is the use of steroids. The use of steroids has become much more in this wave than what it was in the last wave. And steroids being given when they are not indicated in mild or early disease can also cause secondary infection. This has been documented very well in the recovery trial, which showed that patients who got steroids early had higher chance of secondary infection, and it was associated with higher morbidity. Also, the dose of steroids. Some people are given very high dose steroid which is not indicated, and which can also predispose to high blood sugars and also higher chance of getting mucor infection. And thirdly, the duration of steroids. If steroids are given for a very long time, it also predisposes to secondary infection like mucormycosis. Certain other drugs which also decrease immunity, like tocilizumab, should also be given carefully, because they also can predispose to fungal infection, especially mucormycosis. So my advice would be that we have to look at prevention of this outbreak which we are seeing with COVID,
And the three factors that are very important are, first of all, very good sugar control. We must have people who are known diabetics must take extra steps to make sure their blood sugars are controlled. Those who are not having diabetes but are put on steroid must monitor their blood sugar regularly, because many turn out to have high blood sugars and many turn out to be diabetics although they were not aware of it. Along with this, we should be careful about when we give steroids. The indications are very clearly mentioned in the guideline. They should not be misused. And thirdly, like I said, low or moderate dose steroids are required. We should not really give high dose steroids and give other drugs, immunosuppressive drugs, only when they are indicated. The second issue is, when should we suspect mucormycosis? If you have during COVID or even after recovering from COVID, especially if you are following in the group of people who have diabetes and have taken steroids, if you have crusting in your nose, headache, you have pain or swelling of one part of your face, or there is decreased sensation or discoloration of the face, then you may have what we call rhinocerebral orbital mucormycosis, which is the fungus. It infects the nose, the sinuses, and can then go on into the orbit and also into the brain. Occasionally, we are seeing patients who have what we call pulmonary mucormycosis, that it is involving the lungs also, where you can have fever, breathlessness, cough, you can have blood with your sputum, and there can be chest pain also. So those are the features that anyone who has these features must consult the doctor. And treatment is multidisciplinary. It involves drugs, but it also involves surgery to remove out the dead tissue and the fungus from that area where it is multiplying, so as to prevent it from further spreading to other parts of the body. But I think the most important thing that I would like to stress here is prevention. We have to prevent fungal infections in our COVID-19 patients rather than looking at treating them, because treating them is difficult. It also leads to higher mortality if you develop mucormycosis. So my plea to everyone would be, if you have COVID-19 and you are diabetic, please make sure your sugars are properly checked and your sugars are under good control. If you need steroids, make sure they are taken in the right dose and only when they are indicated. Do not misuse steroids when they are not required, and be aware of the possible features which could suggest that you may have mucor, so that you can consult your doctor immediately. There are a lot of false messages also going around that this can happen due to eating some raw food, which there is no data to suggest that it is also being linked to the type of oxygen being used. There is clear evidence that it is happening in areas where medical oxygen is used, so therefore it has nothing to do with the type of oxygen that is also being used. And in cases which are being reported from some places, it is also being reported in people who are at home, on home isolation, taking steroids at home and on oxygen through the cylinder or home oxygen concentrator. So even if you are at home, please be careful about taking steroids and don't take them if they are not indicated. So this is the message that I want to give, and I'll now pass it on to Dr. Trehan to give his comments as far as mucormycosis is concerned, COVID-associated mucormycosis as it is called. थैंक यू डॉक्टर गुलेरिया। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इसका बैकग्राउंड क्या है और क्यों आजकल हम इसको देख रहे हैं, तो तीन चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना है कि ये जो फंगस है ये एनवायरनमेंट में खास करके सॉइल, मिट्टी में मिलता है। बट नॉर्मल जिन लोगों का ठीक होती है, जो लोग हेल्थी होते हैं, तो उनको कोई ये अटैक नहीं कर सकता। अब ये जो संक्रमण की वेव चली है, ये पिछली बार भी देखा गया था, पर अब और भी ज्यादा देखा जा रहा है कि एक तो संक्रमण की वजह से बॉडी वैसे ही वीक हो जाती है, दूसरा क्योंकि लंग्स पे या बॉडी के ऊपर इन्फ्लेमेशन का इफेक्ट पड़ रहा है तो हम स्टेरॉइड्स यूज करते हैं, और जिन लोगों में ज्यादा हाई डोज स्टेरॉइड्स यूज किए गए और वो डायबिटिक थे और उनका ब्लड शुगर पूरी तरह से कंट्रोल नहीं हुआ, तो वो उनका इम्यून सिस्टम कम होने की वजह से और शुगर हाई होने की वजह से वो वल्नरेबल हो जाते हैं इस जो फंगस है उसको, जिसको अपॉर्चुनिस्टिक फंगस कहते हैं, कि जहां उसको मौका मिलेगा कि वीक बॉडी मिली तो उसके ऊपर अटैक कर सकता है। तो इसीलिए
जैसे आपको देखना है कि ऑलरेडी संक्रमण है, दूसरा स्टेरॉइड्स की जरूरत पड़ सकती है, पर वो बिल्कुल स्ट्रिक्टली एक एक्सपर्ट के अंडर ले, क्योंकि इसका जो डोसेज है उस पर भी डिपेंड करता है कि एक तो स्टेरॉइड्स को जल्दी नहीं देना, जब उसकी जरूरत होगी तभी देना है, और उस डोज में देना है जो इन्फ्लेमेशन को दबाने के लिए उचित है, और तीसरा जितनी जल्दी उसको खत्म किया जा सकता है स्टेरॉइड की यूज को, उतना ही फायदा है। तो इसीलिए ये तो खैर एक्सपर्ट डॉक्टर ही बताएगा कि कब शुरू करना है, क्या डोज में शुरू करना है और कब खत्म करना है, पर आपको एक बहुत ध्यान रखना है कि आपका ब्लड शुगर उस टाइम आउट ऑफ कंट्रोल ना हो। तो पूरी ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देनी है ब्लड शुगर के कंट्रोल में। अब सबसे ये इसका क्या असर पड़ रहा है कि क्योंकि ये जो ब्लैक फंगस कहते हैं, जो म्यूकोमाइकोसिस है, इससे लोगों के दिल में दहशत फैल गई, क्योंकि वो हम देखते हैं सोशल मीडिया में भी और न्यूज मीडिया में भी कि इसकी क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको अच्छी तरह से समझ लें। तो पहला जो है सिम्टम, जैसे डॉक्टर गुलेरी ने भी बताया कि उसी सिम्टम को पहले अगर जो पकड़ लेंगे तो इसकी ट्रीटमेंट ज्यादा सक्सेसफुल होती है। तो ये यूजुअली नोज के थ्रू जाएगा या माउथ में भी जा सकता है। तो आप देखेंगे कि साइनस में ये रिजाइड करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, और इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। एक तो ये है कि अगर जो हम इसको म्यूकस मेम्ब्रेन के स्टेज पे ही पकड़ लें तो सुपरफिशियल डेब्रीमेंट के साथ दवाइयां देते हैं, जो एम्फोटेरेसिन इसकी दवाई है, उसके कई वो इक्विवेलेंट मेडिसिन हैं, वो तो डॉक्टर डिसाइड करेगा। पर उसको अगर जो मेन चीज ये है कि जो जहां जहां ये फंगस लगा है, तो डायग्नोसिस में ये पता लग जाए कि नोज में स्टफीनेस है, पेन है, या एक साइड पे कोई, या गाल के ऊपर कोई स्वेलिंग हो रही है, या दांत कोई लूज हो रहा है, या कोई पैच दिख रहा है मुंह में, कोई फंगस टाइप के ब्लैकिश टाइप। तो इसका मतलब ये है कि उसी टाइम आपको पता लग जाएगा कि मुझे संक्रमण हुआ, मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए, मैं हाई डायबिटिक हूं, तो अपने आप को चेकअप करवा लेना चाहिए, क्योंकि इसको जितनी जल्दी स्टेज 1 पे हम पकड़ेंगे उतना ही इसका इलाज सक्सेसफुली होगा। और इसका इलाज में कॉम्बिनेशन है कि एक टिश्यू जो भी इन्फेक्ट हो गया है उसको पूरा एक्सरसाइज करना है, और कई बार 2-3 बार सर्जरी करनी पड़ती है, और उसके साथ साथ अग्रेसिव मेडिकल ट्रीटमेंट देनी पड़ती है, जिसकी दवाइयां जो है वो जो एम्फोटेरेसिन। तो सावधान रहें और अपना ख्याल रखें। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।